हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुज 9th 10th चैनल पे। एंड आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर कंपार्टमेंट का एग्जाम हमारा आने वाला है 17 जुलाई को, तो हमें कुछ क्वेश्चंस चाहिए जिनके सिमिलर क्वेश्चंस हम लोग देख सकते हैं, या एज इट इज वैसे क्वेश्चन आप लोग अपने कंपार्टमेंट के एग्जाम में देख सकते हो। तो उन क्वेश्चंस को आज के सेशन में हम लोग टारगेट करेंगे कि वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड हैं, जो आपके कंपार्टमेंट एग्जाम में आपके पास वैसे क्वेश्चंस आने के चांसेस है ना। ऐसे वो कौन से क्वेश्चन है, चलिए आज के सेशन में उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सबसे पहले अपने पूरे के पूरे वीक का स्केड्यूल। दिस इज फॉर माई वीक्स स्केड्यूल। एंड कोई भी अगर आपका सेशन कोई भी सेशन मिस आउट हो चुका है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उन सेशंस को चेकआउट कर सकते हो, या प्रीवियस वीडियोस में उन वीडियोस को देखकर चीज़ों को क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बाकी बच्चों, ये वेदांतु का टेलीग्राम चैनल है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और इस सेशन की पीडीएफ के लिए आप वेदांतु का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दो। जो भी सेशन का पीडीएफ होता है, सेशन के बाद में हम उस पीडीएफ को डाल देते हैं उस टेलीग्राम ग्रुप में। बाकी ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो आप लोग मुझसे रीच आउट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, है ना। वट एवर दी प्रॉब्लम यू हैव, कोई भी अकैड नॉन अकैड कोई भी दिक्कत है, फील फ्री टू आस्क योर क्वेरीज ओवर हियर। बाकी बात करते हैं फटाफट से बिना किसी देरी के साथ, है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सभी चैप्टर्स को पढ़ चुके हो, और मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने का टाइम नहीं है, मैं बस आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। कॉन्सेप्ट भी उस क्वेश्चन के साथ साथ क्लियर होता चलेगा आपका, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, है ना। चलो, इन द गिवन फिगर इफ डी इज पैरेलल टू बीसी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर आपके पास ये दो एमसीक्यू में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि डीई और बीसी पैरेलल है, तो आपको इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा यहाँ पे बहुत सिंपल सा फंडा होता है। जो ऊपर ट्राइंगल है हमारे पास ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बीपीटी लगाने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पे बीपीटी नहीं लगेगा। तो ऊपर वाला ट्राइंगल किसके सिमिलर होता है? पूरे के पूरे ट्राइंगल एबीसी के। ये दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं बेटा एंगल क्राइटेरिया से। कैसे? ये वाला जो एंगल है, एंगल ए, दोनों में कॉमन है, और ये एंगल दोनों में क्या है? इक्वल है, क्योंकि पैरेलल लाइन से तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अब अगर दो साइड्स आपके पास, दो ट्राइंगल्स आपके पास सिमिलर हैं, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो AD अपॉन AB, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या है? सेम है ना। वो किसके बराबर हो जाएगा? DE अपॉन BC, ठीक है। AD की वैल्यू कितनी है? 2 है। AB की वैल्यू कितनी है? 2 + 3। AB क्या है? पूरा का पूरा 2 + 3 कितना हो जाता है बेटा? 5 हो जाता है। BC आपके पास, DE आपके पास कितना है? DE आपके पास 4 है, BC आपके पास x है। x की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर भेजना पड़ेगा। x इज इक्वल्स टू 4 × 5, 5 ऊपर आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा नीचे, तो 2 से 4 का कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 5 × 2 10, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। बहुत सिंपल होते हैं, तरीके से चीजों को करोगे तो हो जाएंगी, है ना। और तरीकों से चीजों को किया होता तो कंपार्टमेंट कभी आती ही नहीं, बट कोई बात नहीं, है ना। देखो, अब आपके पास एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार आपके बोर्ड्स एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है, और जरूरी नहीं है कि ये 1 मार्क का ही क्वेश्चन आए, कई बार ये 2 मार्क्स में भी आ जाता है, 3 मार्क्स में भी आ जाता है। आपके पास दिया गया है tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू कितनी है? सॉरी, tan थीटा नहीं, 4 tan थीटा। तो बेटा 4 को अगर मैं इधर भेज दूं तो tan थीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कितनी? 3/4। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 3/4। अच्छा, अब आपको जो चीज प्रूफ करनी है, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो क्या है? 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। अब मैंने क्या किया ना, मेरे पास sin थीटा कॉस थीटा की वैल्यू तो है ही नहीं, मेरे पास क्या है? मेरे पास tan थीटा की वैल्यू है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी इस पूरी की पूरी टर्म्स को tan में कन्वर्ट करने की कोशिश कर दिया। तो tan में कन्वर्ट कैसे करूंगा बेटा? अगर मैं ऊपर भी और नीचे भी cos थीटा से डिवाइड कर दूं, यहां पे भी और डिनोमिनेटर में भी, तो मेरी पूरी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ऊपर नीचे दोनों जगह cos से डिवाइड कर सकता हूं।
cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो ये मेरे पास क्या बच गया 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना हो गया tan थीटा -1 डिवाइडेड बाई 4 tan थीटा +1। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं बात करूं tan थीटा की वैल्यू आपको पता है, अब यहां से आप इजीली निकाल सकते हो 4 इंटू tan थीटा की वैल्यू आपको पता है 3/4 -1, 4 tan थीटा की वैल्यू आपको पता है 3/4 +1, 4 से 4 कैंसिल, 3 - 1 कितना होता है बेटा 2 होता है, 4 से 4 कैंसिल, 3 + 1 कितना होता है बेटा 4 होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2। तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, बहुत सिंपल है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, या फिर इनके जैसे सिमिलर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन कहाँ है, ये गायब क्यों है, अच्छा क्वेश्चन ये है 3 एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर, अरे फिर से क्वेश्चन गायब, चल कोई बात नहीं। 3 एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर दिस, 3 नहीं, द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज दिस एंड दिस। कह रहे कि आपके पास एक सर्कल है, आपके पास एक सर्कल है ऐसा सा, इस सर्कल का एक डायमीटर है, हर सर्कल का एक डायमीटर होता है, मान लो ये a है, मान लो ये b है। इस डायमीटर के एंड पॉइंट्स यानी कि a के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं 2, -3, ठीक है 2,4 सॉरी 2,4 2,4 और b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितना है बेटा -3, -1। ठीक है, ये दो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद क्या है, बीच में इसका कोई सेंटर होता है। ठीक है, बीच में इसका कोई सेंटर होता है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता नहीं है तो मैंने x, y मान लिए हैं, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन आपको पता है ये जो सेंटर होता है ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अच्छा, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी, आपको रेडियस निकालना है बेसिकली, है ना, आपको रेडियस निकालना है, बीच वाले कोऑर्डिनेट्स की जरूरत ही नहीं। तो बेटा मैं डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके अगर डायमीटर निकालूं तो आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 यानी कि -3 - 2 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर -1 - 4 का होल स्क्वायर, है ना। तो डायमीटर की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये कितना हो जाएगा √-5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास डायमीटर कितना, -5 का स्क्वायर हो जाता है 25, -5 का स्क्वायर हो जाता है 25, सो 25 + 25 कितना हो जाता है बेटा 50 हो जाता है। और 50 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है, तो 5 आ जाएगा बाहर। ये आपके पास क्या है डायमीटर। अब बहुत सारे बच्चे इसी को आंसर समझ के छोड़ देते हैं इतना, बट इतना आपका सही आंसर नहीं है, आपको रेडियस निकालने को बोला गया है, और रेडियस की वैल्यू क्या होती है डायमीटर का आधा। ठीक है, सो इस तरीके से अपन लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, डायमीटर की वैल्यू है। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है, अ लैम्प पोस्ट 5√3 मीटर हाई कास्ट अ शैडो ऑफ 5 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। कह रहा है कि एक लैंप पोस्ट है जिसकी हाइट कितनी है 5√3 मीटर। ठीक है, अच्छा इस लैंप पोस्ट की एक शैडो बन रही है ग्राउंड पे। ठीक है, और उस शैडो की जो लेंथ है वो कितनी है 5 मीटर है, उस शैडो की जो लेंथ है वो कितनी है 5 मीटर है। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या बताना है, सन्स एलिवेशन। तो सन का जो एलिवेशन है वो आपको बताना है, यानी कि अगर सन यहां पे होगा तो इसके एलिवेशन का मतलब है जो शैडो के साथ, ये सन की जो रेज है शैडो के साथ ये जो इसका एंगल बन रहा है वो सन का एलिवेशन होता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है, ये एंगल बताना है आपको। अब देखो थीटा के सामने वाला क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर होता है, बाजू वाला क्या होता है बेस होता है। तो टैन थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू वी डोंट नो, ओ सॉरी वी नो। परपेंडिकुलर कितना है बेटा 5√3 और बेस कितना है बेटा 5 है, 5 से 5 कैंसिल करोगे तो टैन थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास √3। अब आपको पता है थीटा √3 कब होता है, टैन थीटा √3 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती है। ठीक है, देखो मैं ये मान के चल रहा हूं अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी कंपार्टमेंट आई है ना, मैं ये मान के चल रहा हूं। अब देखो बेटा कंपार्टमेंट जो आपकी आई है
उसके कुछ भी रीजंस हो सकते हैं ना, या तो आपने पूरे साल भर मेहनत नहीं करी, या जो भी वट एवर XYZ, या एग्जाम टाइम पे कई बार कुछ हो जाता है। लेकिन अभी आपके पास दूसरा चांस है ना, अपनी उस गलती को सुधारने का। जो भी गलती आपसे हुई है, आपके पास दूसरा चांस है उस गलती को सुधारने का। कोशिश ये करना कि एनसीईआरटी, एटलीस्ट एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो, ठीक है। यू वांट टू टेक? It's my session, no? Why are you taking? एक्चुअली क्लास इज गोइंग ऑन, सो बच्चों को क्या लगेगा? Live? या या लाइक आई थॉट इट्स Mine until 3 तक book है। सो इट्स 3 तो हो गया ना? चलेगा। ओके, अब mine sign out कर दो। हाँ वो कर दिया मैंने, ठीक है। ओके, सो अगर आपका कंपार्टमेंट आया है तो कोई दिक्कत, मतलब ऐसा कोई नहीं है, आपके पास सेकंड अपॉर्चुनिटी मिली है। एंड आप लोग कोशिश करो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के एज वेल एज एग्जाम्पल्स सभी क्वेश्चंस को जरूर करो। उसके अलावा मेरी एक पुरानी वीडियो थी जिसमें मैंने 30 शॉर्ट क्वेश्चंस करवाए थे कंपार्टमेंट के एग्जाम के रिलेटेड, एक वीडियो ऑलरेडी जा चुकी है। उसी वीडियोस के कमेंट्स के बेसिस पे मैं दूसरी वीडियो लेकर आया हूं, है ना। इसमें भी आज के सेशंस में भी हम 15-20 क्वेश्चंस करेंगे, जितने हो सकते देखेंगे, है ना। 15-20 क्वेश्चंस करेंगे, है ना। और अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो और क्वेश्चंस लेकर आऊंगा मैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बट अभी ना बाकी चीजों पे फोकस मत करो, सिर्फ अपना जो आपका एग्जाम है, जिस भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है, मैथ्स में मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली मैथ्स में है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखो, सारे क्वेश्चंस करना, एंड तक सारी वीडियो, पूरी वीडियो को देखना कैसे इन क्वेश्चन, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट मैं यहां पे नहीं बता पाऊंगा बेटा। अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट समझो, बट अभी टाइम कॉन्सेप्ट समझने का नहीं है, अभी तो बस करते चलो करते चलो करते चलो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा 60 डिग्री का, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन ये है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडेज। अब देखो यहां पे दो चीजें हैं, एक होता है बेटा आपके पास लीप ईयर और एक होता है आपके पास नॉन लीप ईयर, जिसको हम ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं, ठीक है। लीप ईयर में आपके पास कितने डेज होते हैं? 366 डेज होते हैं। ऑर्डिनरी ईयर में आपके पास कितने डेज होते हैं? आपके पास 365 डेज होते हैं। उसके बाद अगर मैं वीक्स की बात करूं, यहां पे आपके पास 52 वीक्स होते हैं। यहां पे भी जो वीक होते हैं आपके पास कितने होते हैं? सेम 52 वीक्स होते हैं आपके पास, है ना। अच्छा, अब उन 52 वीक्स का मतलब क्या होता है बेटा? 52 इंटू 7 अगर मैं करूं, 52 इंटू 7 अगर मैं करूं तो 364 हो जाता है। यानी कि यहां पे आपके पास 364 डेज 364 डेज आपके यूटिलाइज हो गए हैं। कितने दिन बचे हैं एक्स्ट्रा? 2 दिन बचे हैं एक्स्ट्रा। यहां पे भी 364 डेज आपके यूटिलाइज हो चुके हैं। कितना दिन एक्स्ट्रा बचा है? 2 दिन एक्स्ट्रा बचा, 1 दिन एक्स्ट्रा बचा है। अब 52 वीक का मतलब क्या है? 52 मंडे, 52 संडे, 52 सैटरडे, 52, हर दिन 52 बार तो जरूर होगा, लेकिन वो जनरली आपसे 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी या 53 मंडे की प्रोबेबिलिटी पूछता है। हमेशा याद रखना, अगर लीप ईयर होगा तो कोई भी दिन की प्रोबेबिलिटी पूछे वो 2/7 हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 दिन एक्स्ट्रा बचे हैं और वीक में कितने दिन होते हैं? 7, तो 2/7। और अगर नॉन लीप ईयर है, हमेशा 53 संडेज की अगर प्रोबेबिलिटी पूछी गई है तो आपको हमेशा 1/7 ही लिखना है, ठीक है। जितने दिन बचे 1/7। तो लीप ईयर संडे, अगर लीप ईयर है तो संडेज की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/7, बिल्कुल सही है। रीजन क्या दिया गया है? द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 संडेज 5/7। रीजन सीधा सीधा गलत है। नॉन लीप ईयर में संडे की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 1/7, बट बोला कितना है? 5/7। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। ठीक बा? ठीक बा। चल नाउ, हाँ, द नंबर 5 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। आपके पास बोला गया है 5 की पावर n जो होता है वो 0 पे एंड नहीं करता। तो सबसे पहले आप 5 के फैक्टर बना दो। 5 के फैक्टर है 5 × 1। अब कोई भी डिजिट जिसका एंड 0 से होता है, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, इनके पास 5 और 2 दोनों के दोनों फैक्टर्स होने चाहिए। 5 भी होना चाहिए और 2 भी होना चाहिए। बट यहां पे अगर आप देखोगे तो 5 तो है बट 2 नहीं है। 5 तो है
बट 2 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डिजिट है, ये 5 की पावर जो n है वो 0 पे एंड नहीं करेगा। तो असर्शन बिल्कुल सही है। अब इसमें बोला गया है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज ओनली 1 एंड 5 एज अ फैक्टर। 5 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 1 और 5। बिल्कुल सही बात है, रीजन बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन असर्शन का एक्सप्लेन नहीं कर रहे। अगर यहां पे लिखा होता कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज ओनली 1 एंड 5 एज अ फैक्टर एंड 5 की पावर n any digits which ends with digit 0, any number which ends with digit 0, उसके दो फैक्टर्स होते हैं 5 और 2। अगर रीजन में ये लिखा होता तो रीजन उसकी एक्सप्लेनेशन होता। बट दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपस में सही हैं, बट कोई किसी की एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, अब उसके बात करें 2 मार्कर क्वेश्चंस की। ये तो सारे के सारे एमसीक्यूज थे। 2 मार्क्स में आपके पास कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपके पास एक इक्वेशन दी गई है, कह रहा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हेंस कमेंट द नेचर ऑफ द रूट्स। अब इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास 4x² - 5। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अगर मैं इसके डिस्क्रिमिनेंट की बात करूं तो मुझे a, b और c की वैल्यू पता होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको डिस्क्रिमिनेंट तो पता होगा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। a कितना है बेटा आपके पास 4, b कितना है आपके पास 0 और c कितना है आपके पास -5। ठीक है, तो a, b और c की वैल्यू आप लोगों को पता है। a, b और c की वैल्यू आप लोगों को पता है। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, b² - 4ac। तो b² - 4ac यानी कि b कितना है बेटा 0, 0 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है बेटा 4, c कितना है बेटा -5। प्लस माइनस की गलती मत करके आना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 80। तो d अगर आपका ग्रेटर देन 0 होता है, जैसे कि आप देख रहे हो d क्या है 80 है, विच इज ग्रेटर देन 0। तो d अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो इसके रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग रूट्स होते हैं। ठीक है, तो इसके नेचर के रूट्स का कमेंट आपको करना था। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे, 2 नंबर्स आर इन द रेशो 2:3। 2 नंबर्स हैं आपके पास और उनका रेशो जो है वो क्या है 2:3 है। ठीक है, इफ एलसीएम इज 180, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज 2 नंबर्स। तो 2 नंबर्स हैं आपके पास और कभी भी 2 नंबर्स रेशो में होते हैं तो क्या आपको अज्यूम करना होता है, लेट द नंबर्स बी। तो वो दोनों के दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, पहला नंबर हो जाएगा 2x और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 3x। कि 2 नंबर्स अगर आपके पास रेशो गिवन है तो आप उनको क्या कर सकते हो, x लगा सकते हो, है ना। तो ये आपके पास 2 नंबर है। अब इन दोनों नंबर्स का आपको एलसीएम दे रखा है। तो बेटा एलसीएम के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, फैक्टराइजेशन। मतलब एलसीएम कैसे निकालते हो आप, ऐसे ना, अगर 2x और 3x का मुझे एलसीएम निकालना है तो ऐसे निकाला जाता है ना। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों नंबर का अगर मैं एलसीएम देखूं तो एलसीएम क्या होगा 2 × 3 × x, यही तो होगा ना। हाईएस्ट पावर लिखते हैं, सबकी हाईएस्ट पावर 1 है। तो एलसीएम क्या गिवन कितना है 180 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x। तो 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, यानी कि x कितना आ गया आपके पास 30। x कितना आ गया आपके पास 30। तो अगर आपके पास x की वैल्यू 30 है, अगर आपके पास x की वैल्यू 30 है तो पहला नंबर क्या हो जाएगा आपके पास 2 × 30। ठीक है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आपके पास 3 × 30, है ना। अब आपको इनका HCF निकालना था। तो HCF के लिए क्या करते हैं, HCF के लिए जो दोनों में कॉमन होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन क्या है 30 कॉमन है, तो इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा बेटा 30 हो जाएगा, है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं CBSE 2023 में। इसी साल ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो ऐसे आपको ये क्वेश्चंस रहते हैं। अ बैग कंटेन्स 4 रेड 3 ब्लू। और हाँ बेटा कोशिश करना कि CBSE ने जो ये सैंपल पेपर निकाला है इस साल, उस सैंपल पेपर के क्वेश्चंस आप लोग जरूर करके जाओ। ठीक है, उनके जैसे सिमिलर क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत सारे हैं, तो आप लोग उन क्वेश्चंस को जरूर करके जाना। ठीक है, अच्छा उसके बाद अ बैग कंटेन्स 4 रेड, एक बैग है जिसमें कितनी 4 रेड बॉल हैं, ठीक है, 3 ब्लू बॉल हैं, ठीक है, और 2 येलो बॉल्स हैं। ठीक है, 2 येलो बॉल्स हैं।
एक बॉल निकाली गई तो अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपको पता है कितनी रेड बॉल है, 4 रेड बॉल है, ठीक है। और 4 + 3 7, 7 + 2 9, 4/9 क्या हो जाएगा, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो येलो बॉल टोटल कितनी है, 2 है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 9 है, तो ये क्या हो जाएगा, येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, बस बहुत सिंपल। अच्छा, दूसरी चीज, जब भी हम कोई क्वेश्चंस कर रहे हैं, जब भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं ना, कोशिश करो वीडियो को पॉज करो और पहले उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, तो पता चलेगा ना मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं या नहीं कर सकता हूं, है ना। अगर हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है कोई बात नहीं, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। वीडियो को देखो, सॉल्यूशंस को देखो और देखो मैं कहां पे गलती कर रहा हूं, है ना। इस पोजीशन पे अगर आप डिमोटिवेट हो जाओगे तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। डिमोटिवेट नहीं होना, बहुत हर साल कुछ ना कुछ बच्चों के कंपार्टमेंट आते हैं और वो पास भी हो जाते हैं। आपको इजीली आप लोग पास हो सकते हो अगर आप तरीके से चीजों को करोगे, वेल प्लान्ड, एक बढ़िया स्ट्रैटेजी के साथ करोगे तो, ठीक। उसके बाद अ लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट पॉइंट पी एंड क्यू। एक लाइन है ना। इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाना, क्या पता यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए। कह रहे कि एक लाइन है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि वो 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, लेकिन उसने बोला है एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q। P के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, x इसमें 0 होता है और y कितना होता है, y की वैल्यू y होती है, मतलब है ना। कोई लाइन अगर y एक्सिस पे होती है, कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पे होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, y, और x पे कोई कोऑर्डिनेट होता है तो उसके पॉइंट्स क्या होते हैं, x, 0। अब इनका एक मिड पॉइंट है, इनका एक मिड पॉइंट है और उस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2, -5, ठीक है। अच्छा, तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। अब बेटा आपको पता है मिड फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, जो बीच वाला कोऑर्डिनेट होता है, जो बीच वाला कोऑर्डिनेट होता है वो किसके इक्वल होता है, x1 + x2, यानी कि x + 0 डिवाइडेड बाई 2। 2 को इधर भेजूंगा तो 2 × 2 कितना हो जाएगा बेटा, 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, यानी कि ये वाला जो q के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, 4, 0 है, ठीक है। दूसरा, बीच वाला जो वैल्यू होता है जब y की बारी होती है वो किसके बराबर होता है, y1 + y2, यानी कि y + 0 डिवाइडेड बाई 2। 2 को इधर भेज दो, -10 = y। तो ये आपके पास y कोऑर्डिनेट्स हो गए, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ओके, थोड़ा पानी पी लेते हैं, गला थक गया है। ओके, चलो नाउ अब आप लोगों के पास क्वेश्चन है, ये कह रहे कि ये एक फिगर है जिसमें आपके पास एक टेंजेंट है PA टू अ सर्कल ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P एंड PBC इज द सेकेंड टू द सर्कल विद BC एज द डायमीटर। एंगल AOC आपके पास 130 डिग्री दे रखा है। बहुत सिंपल सा, आपको ये वाला एंगल निकालना है। आपको पता है बेटा अगर PA टेंजेंट है तो वो रेडियस पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। ये एंगल पता चल गया 90 डिग्री। अब ये एंगल अगर 130 है तो इधर वाला एंगल नहीं निकाल सकते क्या, ये पूरा का पूरा 180 होता है। तो 180 में से 130 अगर मैं कैंसिल कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो 50 डिग्री का एंगल बचेगा। अब बेटा ये 90 है, ये 50 है, इसको x मान लेते हैं। ये एंगल निकालना था आपको। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। दूसरी चीज, ये दोनों ही स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए वीडियो है, चाहे वो बेसिक मैथमेटिक्स से हो चाहे वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स से हो, ठीक है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। दोनों के लिए सेम वीडियो है, ठीक। इससे पहले वाली भी देख सकते हो आप और ये वीडियो भी देख सकते हो। तो ये हो जाता है अपने पास कितना, 140 = 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 - 140, और 180 से 140 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना बचेगा, 40 डिग्री का एंगल बच जाएगा, ठीक है जी। चलो आगे 3 मार्कर क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, 3 मार्कर क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एन एपी whose फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म आर दिस एंड दिस। कह रहा है कि आपके पास आपको ये बताना है कि किसी एपी में कितनी टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स। तो जब कभी भी आपको
कितनी टर्म्स हैं वो निकालना होता है, इसका मतलब आपको n की वैल्यू निकालनी है। अब बोला क्या गया है बेटा, इसकी फर्स्ट टर्म आपके पास कितनी है, फर्स्ट टर्म आपके पास -14 है, और फिफ्थ टर्म यानी कि a5 का मतलब क्या होता है a + 4d, वो आपके पास कितनी है बेटा, वो आपके पास 2 दी गई है। अच्छा, फर्स्ट टर्म कितनी है, -14 + 4d = 2, तो -14 को अगर मैं उधर शिफ्ट करूं तो 4d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 + 14, और 2 + 14 कितना होता है, 2 + 14 होता है 16, तो 4 को कैंसिल करेंगे तो 16 से 4 आ जाएगा, d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4। a की वैल्यू कितनी है, -14, d की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सम ऑफ n टर्म्स भी दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स, Sn की वैल्यू भी दे रखी है कितनी बेटा, 40। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला पता है, n/2 × 2a + n-1 × d = 40। ठीक है, 2 को उधर भेज दो, n की वैल्यू पता नहीं, 2 × a पता है मुझे कितना है, -14 है, प्लस n-1 × d कितना है बेटा, d कितना है अपने पास, d की वैल्यू निकाली थी हमने 4 = 2 उधर आएगा तो 80 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 14 × 2 -28 प्लस 4n-4 = 80। थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा n -32 प्लस 4n = 80। थोड़ा और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो n 4n -32 = 80। अब देखो यहां दोनों टर्म्स में से ना 4 भी कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लो, 4n = n, मतलब सिर्फ 4 कॉमन लिया, ये वाला n पहले से ही बाहर था, n-8 = 80, 4 से 80 को कैंसिल करोगे 20 बचेगा। अब इस n को n से मल्टीप्लाई करोगे n² आएगा, n को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8n आएगा, ये 20 इधर आके क्या हो जाएगा, -20। तो अब आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। जनरली आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है जब कभी भी 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता है ऐसा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बनेगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, n², देखो 20 है ना, 20 × 1 कितना हो जाएगा, -20 × 1 -20, इसके फैक्टर्स 2 × 10, और दोनों का डिफरेंस कितना है, 8 है। आ रहा है मिडिल टर्म के इक्वल, बिल्कुल आ रहा है। तो आप क्या करोगे, -10n + 2n -20 = 0। पहली 2 टर्म्स में से n कॉमन ले लो, n-10 बच जाएगा, लास्ट की 2 टर्म्स में से 2 कॉमन ले लो, अगेन n-10 बच जाएगा, = 0। n-10 कॉमन ले लो, n-10 अगर आप कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचेगा बेटा, n + 2 बचेगा, बराबर किसके, 0 के। एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, n-10 = 0, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +10 हो जाएगी। एक बार n + 2 को 0 के इक्वल रखो तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो अब आपके पास n की वैल्यू आ गई 10 और -2। बहुत सारे बच्चे यहां पे आके छोड़ देते हैं, बट बेटा हमेशा याद रखना, अगर सिर्फ इतना करोगे तो 3 में से सिर्फ 2.5 नंबर मिलेगा। आपको मैंने एक चीज बताई हुई है कि जो n होता है वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है। जब कभी भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है ना, तो वो एक नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर यानी कि जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 इस तरीके के नंबर होते हैं। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो n की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10। ठीक है, चलो ठीक ही होगा। अब पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD। कह रहे कि आपके पास एक पेपर है जो किस फॉर्म में है, रेक्टेंगल की फॉर्म में, रेक्टेंगल बना दिया। ABCD, ABCD, ठीक है। AB दे रखा है 20, BC दे रखा है 14, तो ये भी 20, वो भी 14 हो जाएगा। अ सेमी सर्कुलर पोर्शन विद BC एज अ डायमीटर इज कट ऑफ। अब यहां पे एक सेमी सर्कुलर पोर्शन, यहां से BC को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कुलर पोर्शन मैंने हटा दिया है, तो आपके पास बचा कितना, आपके पास इतना पोर्शन बच गया, इतना पोर्शन आपके पास क्या है, बच गया। अब अगर आपके पास इतना पोर्शन बच गया तो आपको इसका एरिया निकालना है। सिंपल सा आपको दिख रहा है कि अगर मैं रेक्टेंगल के एरिया से
सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो क्या मुझे बचे हुए पोर्शन का एरिया नहीं मिलेगा? आप कहोगे बिल्कुल मिलेगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 20, ब्रेड्थ कितनी है 14, माइनस सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाता है बेटा? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब 20 इंटू 14, बहुत सारे बच्चे ना इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैं आपको कैलकुलेशन ईजी करना सिखाता हूं। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है बेटा? रेडियस 7 हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 हो जाएगा। 7 इंटू 7, ये वाला 2 अभी लिखा नहीं है तो यहां लिख दो इसके नीचे। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल करोगे 11। अब आपके पास क्या चीज बच रही है? दूसरी यहीं पे कर लो। 20 इंटू 14 माइनस 11 इंटू 7, या तो सिंपल मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, या तो फिर ऐसे भी कर सकते हो आप कि 20 इंटू 14 माइनस 11 इंटू 7, ये बच रहा है ना। अब अगर दोनों टर्म्स में से मैं 7 कॉमन ले लूं, या देखो अगर ऐसे समझ नहीं आएगा कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर दो फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। 7 अगर कॉमन लोगे तो ये कितना हो जाएगा? 20। 14 में से 7 चला जाएगा, कितना बचेगा? 2, यहां पे बचा 11। तो 7 40 माइनस 11, 40 माइनस 11 इज इक्वल्स टू व्हाट? वो कितना बचेगा आपके पास? 29 बचेगा। 9 7 63 को 3, 6 कैरी, 7 2 14 और 6 20। तो 203 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरिया उस फील्ड का होगा जो बचा हुआ है जब सेमी सर्कल हमने हटा दिया है तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, प्रूव दैट 5 + 3√2 इज इरेशनल नंबर। अब देखो यहां पे आपको कुछ नहीं बताया गया है कि √2 एक इरेशनल नंबर है या कैसा है। सिंपल अगर ऐसा क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको इसको लेट करना है कि ये एक रेशनल नंबर है। सो लेट 5 + 3√2 इज अ रेशनल नंबर। ये आपके पास क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब अगर ये आपके पास एक रेशनल नंबर है बेटा, तो 5 + 3√2 इसको मैंने क्या मान लिया? इसको मैंने मान लिया क्या? P/Q मान लिया। और यहां पे क्योंकि रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं और P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, यानी कि इनका HCF 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। अब ये जो √2 है ये आपको अकेला करना। अकेला कैसे करोगे? 5 को इधर भेज के। तो 3√2 एज इट इज इक्वल्स टू 5/Q - 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3/√2 इज इक्वल्स टू P - 2 इंटू Q कितना हो जाएगा? 2Q। इसको इससे मल्टीप्लाई और Q नीचे। इस 3 को भी इधर भेजोगे तो √2 अकेला बच जाएगा। P - 2Q डिवाइडेड बाई 3Q। तो आपके पास √2 को अकेला करना होता है बस। जब आप √2 को अकेला कर दोगे तो आपने पूरे साल भर पढ़ा होगा कि प्रूव √2 इज एन इरेशनल नंबर, कि √2 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। कैसे करते हैं अभी बताता हूं। तो अब आपको क्या करना है? इस √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो आप क्या करोगे? लेट, वही कहानी, √2 क्या है? इज अ रेशनल नंबर। इसको प्रूफ करना है आपको कि √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो मैंने ये अज्यूम कर दिया, तो √2 को मैं क्या मानूंगा? A/B मान लो, क्योंकि P/Q आप ले चुके हो और यहां पे A और B क्या है? को प्राइम नंबर्स है। ठीक है ना। तो जैसे हम इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करते हैं, मतलब पूरा का पूरा आपको B को इधर भेज के √2 इंटू B इज इक्वल्स टू A, फिर स्क्वायरिंग करनी है आपको दोनों तरफ, तो स्क्वायर करोगे, इधर 2B² हो जाएगा, इधर A² हो जाएगा, है ना। पूरा का पूरा प्रोसेस करना पड़ता है आपको। आई होप ये आपको आता होगा, है ना। आई होप ये आपको, सॉरी कहां गया, हाँ, आई होप ये आपको आता होगा, क्योंकि पूरे साल भर मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये तो किया ही होगा आपने। कुछ नहीं करता बच्चा, बट ये चीजें जरूर करता है ना। तो इसको अब आपको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, और जैसे ही आप इरेशनल नंबर प्रूफ कर दोगे इसको √2 को, अब आपका बच्चा √2 इरेशनल नंबर है और ये क्या है? फ्रैक्शन की फॉर्म में। फ्रैक्शन क्या होता है? रेशनल। √2 आपने क्या प्रूफ कर दिया? इरेशनल। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इरेशनल और रेशनल आपस में इक्वल हो? कभी नहीं हो सकता। तो आप लिखोगे कि जो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन थी वो गलत थी, जो हमने अज्यूम किया था वो गलत थी, हमारी अजम्पशन वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है हमारे रिजल्ट के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चों का बस यही डाउट रहता है इसमें कि क्या हमें √2 को पूरा का पूरा इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा? यस, बिल्कुल करना पड़ेगा, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो। ठीक है,
तो एंड में ये वाली लाइन चिपका देना बस। ठीक, चलो जी, वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन, अगर मैं एग्जामिनर हूं इस क्वेश्चन को मैं जरूर दूंगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं सिमिलैरिटी से भी कर सकता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकता हूं, और इसी क्वेश्चन को मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकता हूं। अलग अलग तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। समझते हैं क्या स्पेशलिटी है इस क्वेश्चन की। इन फिगर PQ इज द कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ये जो PQ दिख रहा है आपको पूरा का पूरा डॉटेड लाइन है, इसकी लेंथ दे रखी है आपको कितनी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है, 5 है। ठीक है, PO इज 5। द टेंजेंट ड्रॉन एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट T, फाइंड द लेंथ ऑफ TP। तो आपको TP की लेंथ फाइंड आउट करनी है। दूसरी चीज बेटा, कभी भी अगर आपके पास एक कॉर्ड होती है, सेंटर से जब आप एक कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो सेंटर से जब आप कॉर्ड पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हो तो कॉर्ड दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो ऊपर वाला भी 4 हो गया, नीचे वाला भी 4। अब आप इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के OR भी निकाल सकते हो, और वो हो जाएगा कितना, 3, है ना। 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर। तो यहां से आपके पास OR आ जाएगा कितना, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेते हैं भाई। अब अगर आपका OR 3 आ गया है तो अब आपको क्या करना है। देखो, मैं इसको अलग अलग तरीकों से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं इसको सिमिलैरिटी से करूंगा। ठीक है, मैं आपको सिमिलैरिटी से करके दिखाता हूं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि इसमें टेंजेंट वाला कुछ थ्योरम व्योरम लगा के करेंगे। नहीं, उससे नहीं करेंगे बेटा। देखो, आपको यहां पे 2 ट्राइंगल दिख रहे होंगे, OP और ये क्या है, T है मेरे ख्याल से, T, OPT। ठीक है, और एक ट्राइंगल है आपके पास ये POR, मतलब इसी के अंदर है। वैसे ये वाला पॉइंट R है, बट मैंने इस ट्राइंगल को क्या कर दिया है, बाहर निकाल दिया है। ठीक है, ज्योमेट्री में हमेशा एक चीज याद रखना, बहुत सारे बच्चों को ज्योमेट्री से डर लगता है। ज्योमेट्री मतलब वो पेंसिल बॉक्स वाली ज्योमेट्री नहीं, बट ज्योमेट्री जो अपने पास ट्राइंगल्स वगैरह चीजें आती हैं, इनसे बच्चों को डर लगता है। अगर आपने फिगर्स को ब्रेक करना सीख लिया ज्योमेट्री में, तो ज्योमेट्री आपके लिए बहुत इजी हो जाती है। ये बस फिगर्स का खेल होता है। 2 फिगर्स हैं, एक के अंदर एक है, बाहर निकाल लो दोनों को, बहुत इजी हो जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स में देखूं तो मुझे एक चीज पता है कि ये जो एंगल P है ये 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है, रेडियस पे हमेशा 90 डिग्री होता है। और ये जो एंगल R है, ये एंगल भी कितना है, 90 डिग्री का। तो आप बोलोगे एंगल P किसके बराबर है, एंगल R के बराबर है, 90 डिग्री के हैं दोनों। ठीक है, अच्छा, यहां पे एंगल O दिख रहा है, यहां पे एंगल O दिख रहा है। ये जो एंगल O है, ये इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है। तो आप लिख दोगे एंगल O इक्वल्स टू एंगल O, क्या है, ये कॉमन है दोनों में, अब बेटा अगर 2 ट्राइंगल्स हैं आपके पास और उन दोनों में 2 एंगल इक्वल हैं, तो आप लिखोगे ट्राइंगल POT सिमिलर हो जाएगा। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं किसके, अब देखो P के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, R है। बहुत सारे बच्चे P लिख देते हैं। ट्राइंगल R, O के कॉरस्पॉन्डिंग O है T। एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। अब अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होगा, PO अपॉन RO बराबर किसके, OT अपॉन OT। अच्छा, ट्राइंगल POT, P के कॉरस्पॉन्डिंग ROP, ठीक है, OT अपॉन OP बराबर किसके, PT अपॉन RP। ठीक है, RP। अब देखो मुझे क्या चीज चाहिए, मुझे तो बस अपना ये निकालना था, TP निकालना था। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, आ जाओ। इस वाले रेशो को नहीं देखता हूं मैं, इससे मुझे काम नहीं है, मुझे बस इन दोनों रेशो से काम है। OT मुझे पता है क्या, OT O से लेके T, OT PO
RO। चलो एक काम करते हैं, पहले और आखिरी रेशो को देखते हैं, पहले और आखिरी रेशो को देखते हैं, इस वाले को नहीं देखते। PO कितना है, PO कितना है 5 है, RO कितना है, RO कितना है 3 है, इज इक्वल्स टू PO 5 है, RO कितना है 3 है, इज इक्वल्स टू PT। PT मुझे निकालना है और RP 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 R से लेके P ये कितना है बेटा 4 है, बस PT निकालना था, इसको इधर भेज दो। तो 5 इंटू 4, ट्रस्ट मी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और सिर्फ इतने से कॉन्सेप्ट के आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। पीटी की वैल्यू आ जाएगी 20/3। इतने से कॉन्सेप्ट के आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। इस क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से भी किया जा सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक। इस क्वेश्चन को आप किसी भी कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, ठीक है, ट्रिगो ऐसा किसी भी कॉन्सेप्ट से करो। चलो अब बात करते हैं 5 मार्कर क्वेश्चन की, है ना, है क्या अपने पास कोई, या बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी है और बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। कह रहे हैं कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर। तो अपन लोग एक क्यूब बना देते हैं सबसे पहले। तो अपन लोगों ने बनाया एक क्यूब। देखो अगर मतलब टाइम होता अपने पास, अगर आप शुरुआत से पढ़ रहे होते ना, तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता और बहुत अमेजिंग तरीके से इसको सिखाता आपको। बट अभी अपने पास वो चीज़ नहीं है ना। अभी हमें बस समझना है कि करना है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास। अब इसकी साइड कितनी है, 7 है, ठीक है। कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर है इस तरीके से, इसके ऊपर क्या है, एक हेमिस्फेयर है इस तरीके से, है ना। तो है क्या अपने पास कुछ ऐसा यहाँ पे जुगाड़, कुछ नहीं है ना, कोई बात नहीं। तो इसके ऊपर क्या है, एक हेमिस्फेयर है इस तरीके से, है ना, हेमिस्फेयर ऐसा इसके ऊपर रखा है। ऐसे अज्यूम करो बॉक्स के ऊपर एक कटोरी रख दी गई है। अब इस हेमिस्फेयर का लॉन्गेस्ट हेमिस्फेयर है ये, तो आपको इसका डायमीटर बताना है। एक तो सबसे पहले तो आपको पता है डायमीटर कितना हो जाएगा इसका, जितना इस क्यूब की साइड है, एज है, उतना ही इसका डायमीटर होगा, क्योंकि पूरा वो कॉर्नर बाउंड्रीज को टच कर रही है वो हेमिस्फेयर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, हेमिस्फेयर का रेडियस हो जाएगा 7/2, और क्यूब की जो साइड है, एज है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना है, 7 है। अब आपको ये पूरे के पूरे सरफेस का सरफेस एरिया, पूरे के पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है। आप बस ये अज्यूम करो, आपको इसको पेंट करना है। अब जब आप इसको बॉक्स को पेंट करोगे, देखो ये ऐसा सा कुछ है, बॉक्स के ऊपर कुछ रखा गया है। मैं दिखाता हूं कुछ अगर हो, यहाँ पे कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बॉक्स के ऊपर पेंट करना है, पूरे के पूरे सॉलिड को पेंट करना है। तो जब आप पूरे के पूरे बॉक्स को पेंट करोगे, मान लो इसके ऊपर नहीं रखा कटोरी, पूरे के पूरे बॉक्स को पेंट करोगे, तो कितनी सरफेसेस आप यूज कर रहे हो, 6 सरफेसेस यूज कर रहे हो, 6 की 6 सरफेस यूज कर रहे हो। तो यानी कि 6a², पूरे के पूरे टोटल सरफेस एरिया, पूरे के पूरे सरफेस एरिया पे पेंट कर रहे हो ना उसका, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर क्या है, ये है। अब अगर मैं इसकी सिर्फ ऊपर वाली सरफेस को देखूं, तो इतना पोर्शन क्या है, कटोरे ने घेर लिया है। तो जब आप पेंट करोगे तो आपका पेंट सिर्फ इतने वाले पोर्शन पे होगा। यहां बीच में थोड़ी ना पेंट आप कर पाओगे, इस वाली सरफेस पे पेंट थोड़ी ना कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर तो हेमिस्फेयर है, चिपका हुआ है। अब उसको उठा के थोड़ी ना पेंट करोगे। तो आपको ये वाला एरिया तो सबसे पहले क्या करना है, सबट्रैक्ट। और ये क्या होता है, सर्कल होता है। हेमिस्फेयर का नीचे जो बेस एरिया होता है क्या होता है, सर्कल होता है। सर्कल का एरिया क्या है, πr², सबट्रैक्ट करो, ठीक है। उसके बाद आप इस वाली सरफेस पे भी तो पेंट करोगे, जो कटोरी रखी है उसकी ऊपर वाली सरफेस पे भी तो पेंट करोगे। और वो क्या है, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया है, सिर्फ CSA है इसका। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr² होता है, बस। 6a² माइनस πr² प्लस πr² कितना हो जाएगा, 2πr²। 6 इंटू एच कितना है इसका, 7 इंटू 7 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कैंसिल, इससे ये कैंसिल 11, सो 49 इंटू 6 कर दो, है ना। कुछ और है, नहीं है, कुछ नहीं है। 49 इंटू 6 कर दो, 9 6 54, 5 कैरी, 6 4 24 और 5
29 है ना, 54 5 24 29 294 हो जाएगा, प्लस 77 अपॉन 2 हो जाएगा। 77 को 2 से डिवाइड कर दो, एक काम करो। सो 77 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, 31738.5, ठीक है 38.5। अब 294 में 38.5 को ऐड कर दो यार, क्या दिक्कत है, 0.5, 8 और 4 12 को 2, 1 कैरी, 10 13 को 3, 1 कैरी, तो 332.5 हो जाएगा, ये 332.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको, देखो मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि ऐसे लिखो लेट दिस इज इक्वल्स टू लेट द एज, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको पेपर रिप्रेजेंटेशन आती होगी कि कैसे लिखना है। पहले सबसे पहले आपको ये लिखना होता है कि लेट एज ऑफ द क्यूब इज 7 सेंटीमीटर, हेमिस्फेयर इज इतना, ये रेडियस इज इतना, वो आप लिख लोगे। मैं बस आपको यहां पे तरीका बता रहा हूं कि करना कैसे है इस क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करोगे। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, ठीक। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर आपको एक आधा सेशन और चाहिए और कुछ क्वेश्चन चाहिए तो वो जरूर बताना, है ना, फिर अपन लोग देखेंगे। अ पिकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ पिलर विच इज 9 मीटर हाई। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। कहते हैं कि एक 9 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, दरवाजा बंद है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट 27 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ पिलर अ स्नेक इज कमिंग। यहां पे क्या है, पिकॉक है, ये क्या है, पिकॉक है, और यहां पे क्या है, एक स्नेक है, स्नेक है। और ये पॉइंट कितनी दूर है, 27 मीटर की दूरी पे है। कितनी दूर है, 27 मीटर दूर है इसके, इस पोल के यहां पे एक होल है, उससे 27 मीटर दूर है। अब क्या बोला गया है, ये जो स्नेक है ये इस बिल्डिंग की तरफ आ रहा है, ये इस बिल्डिंग की तरफ आ रहा है ना, यहां होल की तरफ आ रहा है। पिकॉक ने इस स्नेक को देखा और जैसे ही उसने उस स्नेक को देखा वो भी इसकी तरफ पहुंचा, इस स्नेक की तरफ पहुंचा, ठीक है। और यहां पे उसने इस स्नेक को क्या कर दिया, पकड़ लिया। यहां पे उसने इस स्नेक को क्या कर दिया, पकड़ लिया, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, अब उसने क्वेश्चन में बोला है, जैसे ही उसने पकड़ा, इफ देयर स्पीड्स आर इक्वल, अगर उनकी स्पीड बराबर है। तो देखो बेटा, जब यहां से लेके यहां तक पिकअप गया, स्नेक क्या है, यहां से लेके यहां तक गया, उनकी स्पीड बराबर है। क्या बराबर है, स्पीड दोनों की बराबर है। तो बेटा देखो टाइम भी तो बराबर है ना, यहां से यहां तक आने का टाइम, यहां से यहां तक आने का टाइम, उन दोनों का टाइम भी बराबर है। उसने देख लिया था, जैसे ही उसने देखा उसने चलना स्टार्ट किया, इसने भी चलना स्टार्ट किया, तो एक ही टाइम पे ये दोनों के दोनों क्या है, एक ही पोजीशन पे पहुंच गए। दोनों की स्पीड भी सेम है और दोनों का टाइम भी सेम है। अब अगर दोनों का स्पीड और टाइम सेम होगा तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का डिस्टेंस भी सेम होगा। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर स्पीड और टाइम सेम है तो डिस्टेंस भी सेम होगा। अब मान लो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है x, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है 27। तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, 27 माइनस x हो जाएगा ना, है ना। अब अगर ये 27 माइनस एक्स है तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, 27 माइनस एक्स होगा, क्योंकि पिकॉक यहां से यहां तक आया है, दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। हाइपोटेन्यूज कितना है, 27 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर प्लस बेस 27 का। अब देखो बहुत सारे बच्चे मतलब क्या करते हैं, मतलब पहले मैं इसको एक्सपैंड कर देता हूँ, 2 इंटू 27 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर 81 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे 27 का स्क्वायर कर देंगे फिर इधर उधर करके। बट मेरा ये मानना है अगर आपका दिमाग सही चलता है तो कभी भी आप इन कैलकुलेशंस को इजी तरीके से कर सकते हो अगर आप सही तरीके से सोचोगे। तो क्या करना है, सबसे पहले तो इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। 27 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 27 इंटू 27। मुझे दिख रहा है कि ये दोनों का वो कितना होता है, 54x होता है, और ये कितना है बेटा, 81 है, ठीक है। 54x को इधर भेजो, 81 को इधर भेजो, आप देखना जादू, कोई नहीं बताएगा आपको ऐसी ट्रिक। 9th ग्रेड में आपको कोई भी नहीं बताएगा कैलकुलेशंस इजी करने की ट्रिक, गारंटेड। लिख के ले लो,
अपने स्कूल में टीचर से भी पूछोगे ना, किसी से भी पूछोगे इसको कैसे करना, वो भी यही करेगा, 27 को 27 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर ऐसे ऐसे करके कर दो, इसको इधर भेजो। नहीं, मैं आपको कैलकुलेशन भी इजी करना सिखाऊंगा, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चों का दिक्कत होता है, उनको क्वेश्चन आ जाता है बट ऐसे क्वेश्चन में फिर यहाँ पे गलती कर देते हैं, यहाँ पे एक्स भी है। अब क्या है, क्या मैं 81 को ऐसे लिख सकता हूं 27 इंटू 3? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, 27 इंटू 3 81 ही होता है। तो 27 इंटू 27 एज इट इज माइनस 81 की वैल्यू मैंने लिख दी, 27 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 54x हो जाता है। दोनों से 27 कॉमन ले लो, दोनों से 27 कॉमन लोगे, यहां पे बचेगा 27, यहां पे बचेगा 3 इज इक्वल्स टू 54x। अब देखो, ठीक है, 27 आपके पास यहां पे है, 27 माइनस 3 कितना है बेटा, 24 है। इस 54 को इधर भेजोगे तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये बच जाएगी x की वैल्यू। 27 से 54 को कट करोगे 2 बचेगा, 2 से 24 को कट करोगे तो 12 बचेगा। x की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 12। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते 27 इंटू 27, फिर 81 से माइनस, फिर 54 से डिवाइड, दो चीजें होती, एक आपका कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस रहता और दूसरा आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता। इस तरीके से भी करोगे उतने ही मार्क्स मिलेंगे, पहले वाले तरीके से करोगे तो भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे। तो आपको बस यही निकालना था, ये x की वैल्यू निकल गई 12, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। सो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, है ना। सो वेदांतु का ये टेलीग्राम चैनल है बच्चा, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चैनल से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट चाहते हो तो ज्वाइन करना इस चैनल को, टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा, वहां पे हम सेशन की PDF वगैरह सभी चीजें डालते हैं, जो भी चीजें होती हैं क्लास से रिलेटेड वो सभी वहीं पे पोस्ट की जाती है। बाकी ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम ID है, कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड या वैसे भी कोई भी अगर आपको जरूरत हो, कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी चीज अगर आप पूछना चाहते हो, सो रीच आउट करना, जरूर पूछना। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट विद योर प्रॉब्लम, जितना मेरे से पॉसिबल होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, सो अपना बड़ा भाई समझ के आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। बाकी आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करना जरूर, मतलब सेशन को लाइक करना ना भूले। अपने दोस्तों के साथ भी आप इस सेशन को शेयर कर सकते हो, ताकि किसी बच्चे की अगर कंपार्टमेंट है वो भी वीडियो को देख के कुछ सीख सके, है ना। एंड चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाकी अभी अपन मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसा लगा सेशन।